के साथ लक्ष्मी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, पटना से एक बड़ी खबर, 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर मिल रही है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शराब से मौत से हालांकि किनारा कर इनकार किया है और आपको बता दें कि दीघा थाना के 93 नंबर गेट की यह घटना बताई जा रही है। राजधानी पटना में 2 व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। पूरे मामले की जांच के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर टीम के साथ पहुंचे और आपको बता दें कि मृतक के पड़ोसी की अगर माने तो दोनों व्यक्ति जो है वो आदतन शराबी थे और गुरुवार सुबह से ही वो शराब पी रहे थे। और मौके पर पहुंचे डीएसपी ने यह दावा किया है कि मृतक के कमरे में शराब जैसी कोई चीज नहीं मिली है। उनके कमरे से गांजा और ताश की गड्डी और माचिस की तिल्ली जब्त की गई है और इसी बीच फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस मौत की वजह की पड़ताल के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। 93 नंबर गेट बांसकोठी में 2 लोगों का शव पड़ा हुआ है थाना द्वारा, और हम लोग भी आकर के घटनास्थल का निरीक्षण किए और निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एक सहरसा के महादेव जी हैं और एक विक्की उर्फ निक्की हैं जो वैशाली के हैं। दोनों राजदेव राय जी हैं यहाँ पे बांसकोठी के, उनके मकान में किराए पर रहते थे। एक राजमिस्त्री का काम करते हैं, गोलगप्पा बेचते हैं। दोनों का शव पाया गया, जो एक के घटनास्थल के पास से एक चीलम और कुछ माचिस की तीलियां जो कि खुली हुई अवस्था में, और जो दूसरा घटनास्थल है जो एक घटनास्थल से लगभग 25 मीटर दूर है, वहां पे ताश का पत्ता और कुछ माचिस की तीलियां, सिगरेट ये पाया गया है। कुछ मीडिया के बंधु द्वारा शराब से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, तो इसमें हम लोग घटनास्थल का जो सूचना से निरीक्षण किए हैं, अभी तक शराब जैसा कोई प्रदर्श नहीं पाया गया है। महाव्रत छठ का आज आखिरी अर्घ पड़ा है और इसके बाद राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दीघा थाना क्षेत्र में बांसकोठी इलाका है, 93 नंबर गेट के पास 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और देखिए, एक बॉडी जो है वो पड़ी हुई है इस वक्त, और निश्चित तौर पर कई तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन ये बात तय है कि ये लोग बराबर शराब का सेवन करते थे और खाने पीने की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन शराब जरूर इनको मिलना चाहिए था। जो स्थानीय लोग हैं, जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उन्हें इस बात की जानकारी मिली है उनसे, और अब पुलिस को सूचना आज दी गई है। कल शाम में यह घटना घटी और पुलिस को आज इन्फॉर्म किया गया है। पुलिस अधिकारी तमाम जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। अपने स्तर पर पुलिस छानबीन कर रही है और हमारे साथ हैं जो इनके साथ रहते हैं इसी मकान में। इनका क्या नाम है? छोटू कुमार। क्या करते हैं छोटू जी? हम ये क्या करते हैं? होटल्स काम करते हैं। क्या नाम है इनका? माधव कुमार। माधव। कब से जानते हैं इनको? ये तो वही हम 2 साल से रह रहे थे इसी में, तो 2 साल से जानते हैं। तो कल शाम में क्या हुआ था? कल शाम में ही हम काम करके आए थे, काम कर कब का आए, उसके बाद हम चल गए घूमने के बाद आए थे तो पता चला इसका मौत हो गई। क्यों मौत हो गई? वही शराब दारू पीता था, गांजा पीता था। तो आप लोग के सामने ये पीते थे बराबर? हाँ, बराबर पीता था। कल सुबह में भी खाली पेट दारू पिया था जग में लेकर के। एक बड़ी घटना है ये, महाव्रत छठ के दूसरे दिन, और अब पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। हालांकि पहले दिन शाम की ही ये घटना है, कल शाम में पहले अर्घ के दिन की ही ये घटना है और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। पुलिस को आज इस घटना की जानकारी दी गई है। लेकिन आपने सुना, जो चश्मदीद हैं, जो साथ में रहने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से शराब का सेवन ये लोग करते थे। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, काफी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। परिजन, एक के परिजन साथ में रहते थे। एक राजमिस्त्री का काम करता था मृतक, तो दूसरा गोलगप्पा बेचा करता था। इलाके के लोग जानते हैं कि इलाके में शराब मिलती है और इसी शराब के सेवन की वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस लाख दलील दे, लेकिन आपने सुना चश्मदीद की जुबानी कि किस तरीके से कल ये खाली पेट में ही शराब पी रहा था, शराब का सेवन किया और उसके बाद इसकी मौत हुई। यहाँ पर भी स्मेल काफी आ रहा है। और देखिए, ये दूसरे शख्स हैं जिनकी मौत हुई है। अब एफएसएल की टीम को इन्फॉर्म किया गया है। आला अधिकारियों के आने के बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचेगी, छानबीन करेगी। अब तक हम लोगों ने देखा कि जो सुदूर जिले हैं, वहां चाहे गोपालगंज, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मोतिहारी, बेतिया, तमाम जगहों पे जहरीली शराब से मौत की बात सामने आती थी। राजधानी पटना में ये, अब सबसे बड़ी बात है कि शराब कहां से लाई गई है, ये एक बड़ी बात है। और किन किन लोगों ने सेवन किया, क्या केवल 2 लोग हैं या इसके अलावा और भी लोग साथ में थे जिन्होंने शराब का सेवन किया था, उनकी हालत कैसी है, शराब कहां से आई थी, क्या और लोगों ने शराब का सेवन किया? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी पेचीदगी को सुलझाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना देखना होगा। पटना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके से जांच करती है
और जो कल्पित हैं, जो दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी कैसे संभव हो पाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, दीघा, बांसकोठी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के पुलिस का क्या कहना है? क्या पुलिस शराब के सेवन से इनकार कर रही है? देखिए, बिल्कुल वहां पर जो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हुए थे, दिनेश कुमार पांडे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर 2 हैं, उन्होंने कहा कि जो घटना स्थल है वहां पर शराब जो है उसका कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिला और इसी आधार पर वो पूरे मामले को खारिज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन केवल इस आधार पर आप भला खारिज कैसे कर सकते हैं? उसका आप जब तक अभी ऑटोप्सी नहीं होगा, पोस्टमार्टम होगा, जो उसके आंखों से ब्लड निकला है, कान से ब्लड निकला है, उसके बाद उसकी मौत हुई है, जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कल सुबह से ही शराब पी रहे थे लोग। जो मोहल्ले के लोग वो बता रहे थे कि ये दोनों आदतन शराबी हैं और बराबर इनकी बैठकें होती थी और ये शराब पीते थे और रोज शराब पीने की आदत थी। तो ऐसे में पुलिस की ये दलील पचने वाली नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना जाए पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें भी ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद मामले की गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी। लेकिन वहाँ काफी एक जो मृतक है उनके घर पे काफी शराब स्मेल कर रहा था। पता नहीं पुलिस अधिकारियों को स्मेल उन तक क्यों नहीं पहुंची, लेकिन वहाँ काफी स्मेल कर रहा था और मोहल्ले के लोग दबी जीवान क्या खुले तौर पे कह रहे थे कि इलाके में शराब बिकती है और पुलिस का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। पुलिस को ये देखना होगा, जो आरोप है उस मामले की भी जांच करनी होगी, तह में जाना होगा और तब क्लैरिटी हो पाएगी। फिलहाल अब देखना होगा जांच के बाद, और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। और देखिए, जहानाबाद से एक बड़ी खबर, जहां पर छठ घाट रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कैरवा सूर्य मंदिर घाट की यह घटना है, जहां पर मेले के दौरान दो गांव के बीच विवाद हुआ और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। घोसी पुलिस ने किसी तरीके से मामले को संभाला और सुबह में छठ अर्घ के बाद जहानाबाद घोसी थाना क्षेत्र के कैरवा सूर्य मंदिर पर आपको बता दें कि दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। बताया जाता है कि साहो विघा के पुराणका बीघा के कुछ लड़के मेला घूमने के लिए घाट पर पहुंचे। तभी एक दुकानदार से चाट खाने के बाद पैसे को लेकर नोकझोंक हुई और उसी जगह नरम गांव के भी कुछ लड़कों ने चाट दुकानदार का पक्ष लिया। बात बढ़ गई और दो गांव के लोग आमने सामने आ गए। घोसी पुलिस ने किसी तरीके से मामले को संभाला है। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है। देखिए, केवल चाट के पैसे को लेकर के विवाद हो गया दो पक्ष में और आप देख सकते हैं उसके बाद की स्थिति किस तरीके से है। कुछ लोगों के हाथ में डंडा भी दिखाई दे रहा है, पत्थरबाजी भी करते हुए दिखाई दी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या खबर है? क्या वाकई चाट के पैसे को लेकर के विवाद दोनों के बीच बढ़ा या कुछ और वजह? नहीं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। चूंकि जहानाबाद के इलाके में जहाँ भी छठ पर्व होता है, सूर्य मंदिर होता है, वहाँ मेला जरूर होता है और मेला के दौरान तरह तरह के लोग आते हैं। आज भी ऐसी ही घटना हुई थी जब चाट वाले को पैसा देने को लेकर दूसरा पक्ष, जो कि एक दूसरे को जानता भी नहीं था, दोनों आपस में उलझ गया और मामला दो गांवों के बीच का बन गया। और चूंकि दोनों गांव आसपास के ही गांव थे, कैरवा सूर्य मंदिर के पास ही दोनों गांव है, दोनों गांव से लोग जुटते गए और जमकर पत्थरबाजियां हुई। इस घटना में 3 से 4 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि दोनों गांव में इस तरह के विवाद के बाद भी किसी ने पुलिस के पास अप्रोच नहीं किया है। पुलिस से जो थानाध्यक्ष है उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से कोई भी अभी तक पुलिस के पास आवेदन देने नहीं पहुंचा है। ऐसे में कोई भी कार्रवाई आगे कैसे की जा सकती है? तो अभी क्या स्थिति है? क्या मामले को संभाला गया है? बिल्कुल शांत है मामला और चूंकि जो लोग घायल हुए हैं वो भी पुलिस के पास नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों गांवों में आपसी समझौता हुआ होगा या आपस में दोनों गांव के लोग मिले होंगे। लेकिन ये जानकारी पुलिस को नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ इतनी सी जानकारी है कि दोनों गांव के बच्चे आपस में झगड़ा किए, पत्थरबाजी हुई, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस ने मामले को शांत करा दिया। ठीक है राजीव, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब देखिए, सहरसा से एक बड़ी खबर, जहां पर गोदाम में भीषण आग लगी है। साड़ी और कंबल के गोदाम में आग लगने की खबर है। आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। सदर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक गोदाम में, साड़ी और कंबल की गोदाम में आग लगी है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आग लगी हुई दिखाई दे रही है। तो गोदाम में रखा हुआ सारा जो माल था वो जल गया है और लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि आपको बता दें, आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि इससे पहले कुछ स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, प्रयास किया गया उनके द्वारा भी। तो तस्वीरें आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर, लेकिन नुकसान बताया जा रहा है काफी ज्यादा।
तो साड़ी कंबल के गोदाम में आग लगने की खबर है, लेकिन आग क्यों लगी है, इसके पीछे क्या वजह है, कैसे लगी है आग, इसका अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है कड़ी मशक्कत के बाद। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार उनके निजी संसदीय सचिव मोहम्मद सदीक आलम को दिल्ली में व्हाट्सएप मैसेज करके धमकी दी गई है। इस बाबत पप्पू यादव के निजी सचिव मोहम्मद सदीक आलम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 7 नवंबर की रात 2:25 पर और सुबह 9:49 पर उन्हें धमकी का मैसेज आया। व्हाट्सएप चैट में धमकी देने वाला ये कहता है कि 6 आदमी को पप्पू यादव को मारने की सुपारी मिली है। धमकी देने वाले ने तुर्की मेड एक पिस्टल भी चैट में डाला और इसी पिस्टल से मारेंगे, ये भी बात कही। सांसद पप्पू यादव ने धमकी को लेकर ये कहा है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, बार बार उन्हें धमकी मिल रही है। तो देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चैट की तस्वीर है जो जिस व्यक्ति ने उनको चैट के जरिए पिस्टल की इमेजेस भेजी है और लिखा भी है कि उनको सुपारी दिया गया है पप्पू यादव को मारने के लिए। तो 6 लोगों को सुपारी मिली है, ये बात एक चैट के जरिए एक व्यक्ति कह रहा है पप्पू यादव के लिए। और पप्पू यादव जो है उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करवाई। पीछे कौन है, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार कोई ना कोई तो पीछे है, क्यों, क्या कारण है। लेकिन जिस तरीके से कल फिर यहाँ आते कि मैं उसको मिल गया है सुपारी मिलने, हमको पैसा दे दिया गया है, मारेंगे, फिर वीडियो पर कि ये पिस्टल है इसी से मारेंगे, तो ये एक मैं समझता हूँ कि मेंटल टॉर्चर। तो क्यों मारना चाहता है यह भी विषय है, और इस अपराधी को संरक्षण किसका प्राप्त है ये भी विषय है। तो मारवाना कौन चाहता है, संरक्षण प्राप्त किसका है। और आज 1 महीना से सिवाय पप्पू यादव के दूसरा न्यूज ना हो कंट्री में, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, और कोई मतलब नहीं हमको। तो पहले भी भैया 2 FIR 6 FIR हो चुका है। बिहार की सियासत में फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। आरजेडी कार्यालय के सामने तेजस्वी यादव को लेकर के पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद सियासत काफी गरमाई हुई है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर आज लगे एक नए पोस्टर में तेजस्वी को 2025 में बिहार का सत्ताधीश घोषित किया गया है। साथ ही आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भी हमला बोलते हुए लिखा गया है कि हम तो A to Z हैं, न कटेंगे न बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। पोस्टर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। इन दिनों पोस्टर की सियासत लगातार चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके प्रदेश कार्यालय के बाहर पिछले 2 दिनों से 2 पोस्टर लगाए गए हैं और ये तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं। कल एक पोस्टर लगा था और आज ये पोस्टर लगा है। प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार हैं, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और देखिए 2025 में बिहार का सत्ताधीश तेजस्वी, यानी बिहार में 2025 में तेजस्वी की ताजपोशी होनी है, ये दावा किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। और जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां भी दी गई है, शुभकामनाएं भी दी गई हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये लिखी गई है कि हम तो A to Z हैं, न कटेंगे न बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। A to Z, ये एक मैसेज देने की कोशिश है इस पोस्टर के माध्यम से। और प्रदेश महासचिव अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी, इस पोस्टर का क्या मतलब है, थोड़ा बताएंगे? इस पोस्टर का मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी कटेंगे बटेंगे के जो नारा दिए थे, उस नारा को हम लोग ने बताने का काम किया कि बिहार में आपका नारा खोखला साबित होगा। यहाँ तेजस्वी जी के नेतृत्व में A to Z जो है, हम लोग तेजस्वी के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ करके बिहार के सत्ता पर 25 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बड़ा दावा किया है भाई अरुण कुमार जी ने और कह दिया कि 2025 में सत्ताधीश होंगे तेजस्वी यादव। चुनौती किसी से नहीं है। और जो उपचुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ जुट रही है, वो एक मैसेज है कि 2025 में क्या होने वाला है। बहरहाल इनके दावे हैं और इन दावों पर ये कितना खरा उतरते हैं, राजद कितना खरा उतरता है, 2025 का चुनाव ये तय कर देगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या छठ का अर्घ्य देने के लिए भी जेपी नड्डा को तेजस्वी यादव से पूछ कर आना होगा। इसी के साथ गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को आतंक नहीं फैलाने की भी नसीहत दी। अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जेपी नड्डा छठ में भी अर्घ्य देने वाली हमारी जो बहन माता है, भाई हैं, उनको प्रणाम भी न करें। ये जो इनके शासन में गुंडागर्दी हुआ है उसको याद करें और बात करें हमसे, जेपी नड्डा से नहीं। बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए निकले तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि चारों सीट पर गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने झारखंड में भी दोबारा सरकार बनाने का दावा किया। कहा कि नफरत फैलाने वालों को जनता सबक सिखाएगी, साथ ही भगवान भी उन्हें सजा देंगे। 8 नवंबर को नोटबंदी के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। जम्मू कश्मीर के मामले पर गिरिराज सिंह के बयान पर भी तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। में सब लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि बाई इलेक्शन चारों सीट हम लोग जीते और पुनः झारखंड में जो है हम लोग सरकार जो है बनाने का काम। भगवान राम ने तो आशीर्वाद इंडिया अलायंस को दिया वहाँ। तो ये देखिए, ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं। नफरत की राजनीति ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। अब जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जो है जनता तो सबक देगी ही देगी, ऊपर भगवान भी सजा देगा। तो आज बहुत ही खास दिन है। नोटबंदी के बरसी पर जिन लोगों ने जान गंवाया, लंबा लंबा कतार में लोग लाइन लग के, कितने लोगों का हार्ट फेल हुआ, कितने लोगों की जान गई। आज कम से कम भाजपा के लोगों को भी जो है अपनी गलती को पहचानना चाहिए। ये जो गिरिराज सिंह जो बकवास ये बात बोलते हैं, टेक्सटाइल पार्क दिलवा दिए क्या बिहार में? अरे पहले टेक्सटाइल पार्क दो बिहार को, फिर बात की बात करते। जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के मामले पर हो रही राजनीति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि किसी में भी हिम्मत नहीं है कि धारा 370 को फिर से लगा ले। अरे किसकी हिम्मत है कि अब 370 लागू करे? भले राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 370 वापस लाने के लिए फारूक अब्दुल्ला के साथ हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत में अब किसी के, कांग्रेस की हिम्मत नहीं है कि 370 को ला सके। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठ करके वही तो कह रहा था पाकिस्तान से वार्ता कर, तो रोपे बबुल तो आम कहां से हो। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये कोई किराना या जनरल स्टोर की दुकान नहीं है, ये है बकायदा पेट्रोल पंप, वो भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ऑथराइज्ड। चौंकिए मत, यहाँ ऐसा ही है। वैशाली के राघोपुर में ऐसे एक नहीं 3-3 पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी आपको बताते हैं। राघोपुर प्रखंड गंगा नदी के पार है, जिस कारण यहाँ बड़ा टैंकर तेल लेकर नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ आने जाने का नाव ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में छोटे छोटे टैंकर के जरिए नाव से इस इलाके में तेल पहुंचाया जाता है। ये राघोपुर का दियारा इलाका है और यहाँ किस तरह से पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं वो उसकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए राघोपुर का मोहनपुर ये जगह है और यहाँ मोहनपुर अस्पताल के ठीक सामने एक पेट्रोल पंप है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये का जो एजेंसी है वो है, लेकिन जो जगह है और जिस तरह से ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस इलाके के विकास की कहानी क्या है। तो ये कमरा है और इसी कमरे में ये टैंकर लगा है, टैंकर देख सकते हैं, और टैंकर के अंदर ही इसी कमरे में जो पेट्रोल पंप को संचालित करने वाले जो संचालक है वो यहाँ पे बैठते हैं। उनसे बात करेंगे
कि आखिर परेशानी की असली वजह क्या है। गंगा जी के इस पार है दियर इलाका में जी, इसलिए परेशानी है कि थोड़ा सा ला के 1500 लीटर बेचते हैं 10 दिन में। यहाँ पे लोग आए हैं तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने, और देखिए किस तरह की ये व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह के पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑथराइज पेट्रोल पंप आपको इस इलाके में 3 पेट्रोल पंप है। और देखिए अभी गाड़ी में जो है वो फ्यूल, यहाँ पे जो तेल है वो लोग यहाँ पे भरवाते हैं आके गांव में चूंकि दूसरा कोई साधन नहीं है। और ये छोटा सा एक झोपड़ी नुमा पेट्रोल पंप, ऐसी तस्वीर जो है वो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इलाका जो है वो काफी ध्रुव और दुर्गम है। आप लोग तेल भरवाने कहाँ आते हैं? मोहनपुर रेफरल अस्पताल। अच्छा, पेट्रोल पंप है ये? नहीं सर, पेट्रोल पंप नहीं, लेकिन हम लोग का पेट्रोल पंप मान ही रहा है इसको। इसके अलावा हम लोग का देर में कोई सुविधा ही नहीं है। लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के कारण यह इलाका विकास से कोसों दूर रह गया है, जिस कारण ऐसी व्यवस्था में रहना पड़ता है। हालांकि पटना समस्तीपुर 6 लेन पुल का निर्माण इस इलाके में हो रहा है, जिसके बन जाने के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। वैशाली से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। दे पटखनी ये तस्वीर है पूर्णिया की, जहां पहलवानी का जौहर है, दर्शकों की ताली है। यहाँ मधुबनी काली मंदिर पूजा समिति द्वारा पिछले 50 साल से हर वर्ष दीपावली और छठ के बीच कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पहलवान अखाड़े में अपनी कौशल दिखा रहे हैं। भारत में दंगल की प्रथा महाभारत काल से ही है, जब जरासंध दंगल प्रतियोगिता खेलते थे। और पूर्णिया का ये मधुबनी काली मंदिर है, जहाँ पिछले 50 वर्षों से दंगल प्रतियोगिता होती है। और यहाँ पर देश विदेश की टीमें, खासकर महिला पहलवान और पुरुष पहलवान यहाँ आते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं। सिवान के राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान गायत्री पहलवान तो महिला के साथ साथ पुरुषों को भी पटखनी देती हैं। वहीं यूपी के गोंडा की शिवानी पांडे सरिता पहलवान ने कहा कि बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। देखिए, जो मेहनत जो करेगा वो मेहनत का फल पाएगा। सभी गार्जियनों से यही कहना चाहते हैं कि जो आपकी बेटी है, बहन है, आपको उसको किसी चीज में रोक टोक ना करें। बहुत सी लड़कियां हैं जैसे कि ओलंपिक में जाकर मेडल ला रही है। जगह लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग अखाड़े पे जाते हैं, वहाँ बोल देते हैं कि लड़कियों का दंगल नहीं होगा तो लड़कियों कैसे लड़ेगा, ये है वो है। प्रतियोगिता में महिला पहलवान के साथ साथ नेपाल, मेरठ, जम्मू कश्मीर से आए पुरुष पहलवानों ने भी अपना जलवा बिखेरा। पुरुष पहलवानों ने भी माना कि महिलाओं के प्रति हमें सोच बदलनी चाहिए। तो हर किसी को खेलना चाहिए, गेम की अच्छी चीज है, ऐसे तो बचे रहोगे। जी बढ़ावा देना चाहिए। जी बढ़ावा देना चाहिए। यह कुश्ती प्रतियोगिता पूरे पूर्णिया में प्रसिद्ध है। खासकर जब महिलाएं कुश्ती खेलती हैं तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। शुरुआती दौर से ही लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही यहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस मेला का हमेशा जो है आकर्षण का केंद्र कुश्ती ही रहा। यहाँ पे पिछले 50 वर्षों से ये दंगल प्रतियोगिता चल रही है और महिलाएं जो यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से और जम्मू कश्मीर से भी यहाँ पर पहलवान आए हुए हैं और अपने प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। ये कोई किराना या जनरल स्टोर की दुकान नहीं है, ये है बकायदा पेट्रोल पंप, वो भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ऑथराइज्ड। चौंकिए मत, यहाँ ऐसा ही है। वैशाली के राघोपुर में ऐसे एक नहीं 3-3 पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी आपको बताते हैं। राघोपुर प्रखंड गंगा नदी के पार है, जिस कारण यहाँ बड़ा टैंकर तेल लेकर नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ आने जाने का नाव ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में छोटे छोटे टैंकर के जरिए नाव से इस इलाके में तेल पहुंचाया जाता है। ये राघोपुर का दियारा इलाका है और यहाँ किस तरह से पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं वो उसकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए राघोपुर का मोहनपुर ये जगह है और यहाँ मोहनपुर अस्पताल के ठीक सामने एक पेट्रोल पंप है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये का जो एजेंसी है वो है, लेकिन जो जगह है और जिस तरह से ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि इस इलाके के विकास की कहानी क्या है। ये कमरा है और इसी कमरे में ये टैंकर लगा है।
टैंकर देख सकते हैं और टैंकर के अंदर ही इसी कमरे में जो पेट्रोल पंप को संचालित करने वाले जो संचालक है वो यहाँ पे बैठते हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर परेशानी की असली वजह क्या है। गंगा जी के इस पार है दियर इलाका में जी, इसलिए परेशानी है कि थोड़ा सा ला के 1500 लीटर बेचते हैं 10 दिन में। यहाँ पे लोग आए हैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने और देखिए किस तरह की ये व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह के पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑथराइज पेट्रोल पंप आपको इस इलाके में 3 पेट्रोल पंप है। और देखिए अभी गाड़ी में जो है वो फ्यूल यहाँ पे जो तेल है वो लोग यहाँ पे भरवाते हैं आके गांव में चूंकि दूसरा कोई साधन नहीं है और ये कि ये छोटा सा एक झोपड़ी नुमा पेट्रोल पंप, ऐसी तस्वीर जो है वो कम ही देखने को मिलती है, लेकिन इलाका जो है वो काफी ध्रुव और दुर्गम है। आप लोग तेल भरवाने कहाँ आते हैं? मोहनपुर हॉस्पिटल। अच्छा, पेट्रोल पंप है ये? नहीं सर, पेट्रोल पंप नहीं, लेकिन हम लोग का पेट्रोल पंप मान ही रहा है इसको। इसके अलावा हम लोग का देर में कोई सुविधा ही नहीं है। लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के कारण यह इलाका विकास से कोसों दूर रह गया है, जिस कारण ऐसी व्यवस्था में रहना पड़ता है। हालांकि पटना समस्तीपुर 6 लेन पुल का निर्माण इस इलाके में हो रहा है, जिसके बन जाने के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। वैशाली से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। दे पटखनी ये तस्वीर है पूर्णिया की, जहां पहलवानी का जौहर है, दर्शकों की ताली है। यहां मधुबनी काली मंदिर पूजा समिति द्वारा पिछले 50 साल से हर वर्ष दीपावली और छठ के बीच कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पहलवान अखाड़े में अपनी कौशल दिखा रहे हैं। भारत में दंगल की प्रथा महाभारत काल से ही है। जब जरासंध दंगल प्रतियोगिता खेलते थे और पूर्णिया का ये मधुबनी काली मंदिर है, जहाँ पिछले 50 वर्षों से दंगल प्रतियोगिता होती है और यहाँ पर देश विदेश की टीमें, खासकर महिला पहलवान और पुरुष पहलवान यहाँ आते हैं और अपना जलवा दिखाते हैं।